दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, जीरो क्राइम रेट, सबसे ज्यादा एज तक जीने वाले लोग और एजुकेशन की बात करें तो टॉप क्वालिटी की। मगर फिर ऐसा क्या हो गया कि जापान अपनी पूरी एक जनरेशन को बचा ही नहीं पाया। आखिर क्या वजह है कि जापान में आज भी एक पूरी जनरेशन गुमनामी के अंधेरे में जीवन गुजार रही है। और बस इतना ही नहीं, जहां भारत ओवर पॉपुलेशन से परेशान है तो वहीं जापान की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। आखिर क्या रीजन है इन सब का, चलिए डिटेल में जानते हैं। आज लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में भले ही जापान एक आइडियल कंट्री है, लेकिन फिर भी सन 2100 तक जापान की पॉपुलेशन घटकर आधी रह जाएगी और शायद हर सुख सुविधा से भरपूर यह देश कोलैप्स कर जाएगा और यहाँ मौजूद इंडस्ट्रीज को वर्क एंड वर्कर्स दोनों की कमी पड़ जाएगी। मगर ऐसा होने की आखिर वजह क्या है? एक तरफ जहां भारत ओवर पॉपुलेशन की वजह से परेशान है, तो वहीं क्या कारण है जिसकी वजह से जापान की जनसंख्या लगातार गिर रही है? यकीन मानिए, वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह जापान का एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम जापान के ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज भले ही जापान यूएसए का परम मित्र बन गया हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब यूएसए के अंदर जापान को लेकर काफी प्रॉब्लम्स थी। तभी तो अमेरिका ने जापान के खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। वह बात तो आप जानते ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक टाइम में ऐसा समझा जाता था कि अब ब्रिटेन के बाद दुनिया की दूसरी सुपर पावर जापान बनने वाला है और जल्दी ही यह अमेरिका को भी रिप्लेस करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल में ले लेगा। मगर फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान तबाही के मंजर से गुजरा। मगर आज हम उस दौर की नहीं बल्कि प्रेजेंट की बात करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से हुए लॉस से जल्दी ही जापान बाहर आ गया और उसने एक बार फिर खुद को दुनिया के सामने साबित किया, जिससे उसे 1985 तक एशियन टाइगर भी कहा जाने लगा। और यही नहीं, अमेरिका की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी का तो यहाँ तक कहना था कि जापानी कॉरपोरेशन जल्द ही पूरे अमेरिका को कवर कर लेंगे। और सच कहें तो वैसे अमेरिका का ये खौफ कहीं ना कहीं सच भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जापान की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन तरीके से बूस्ट कर रही थी। जापान में मौजूद हर सेक्टर बहुत ही इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि जल्द ही जापान अमेरिकन कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज को टेक ऑफ कर लेगा। जापान में बनने वाले आइटम पूरी दुनिया पर छाए हुए थे और इनका इकोनॉमिक सिस्टम भी वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से काफी बेहतर था। वर्ल्ड में बनने वाली सभी चीजें, चाहे वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या मेडिकल, जापान हर फील्ड में नंबर 1 था। इस दौर में जापान में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट था और ना ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो इतना बेहतरीन था कि ग्रेजुएट होते ही सबको जॉब मिल जाती थी। और सबसे इंप्रेसिव एंड इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि यहाँ पर जॉब भी परमानेंट होती है, इसलिए किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन ही नहीं थी। इस वक्त हर कोई बस अपने देश को सर्व करने में लगा था और इन सभी की कोशिशों से ही 1990 में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन चुका था। हालांकि अब यह दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर अचानक से जापान में कुछ चेंज होने लगा और फिर 1991 में ऐसा हुआ जिससे जापान का पूरा फ्यूचर बदल गया। एक्चुअली 1990 तक जापान का हर सेक्टर बूम कर रहा था, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर रियल एस्टेट, हर किसी की बेहतरीन ग्रोथ हो रही थी। मगर फिर अचानक से 1991 में जापानी स्टॉक मार्केट 43% और रियल एस्टेट बिजनेस -50% तक पहुंच गया, जिसकी वजह से जापान की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड के सामने घटने लगी। वैसे जब किसी देश को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो वहां के सेंट्रल बैंक उनकी बॉन मैरो बनकर संभाल लेते हैं, जैसे हमारे देश में आरबीआई है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के टाइम पर यह गवर्नमेंट को लोन देकर सब संभाल लेता है। मगर जापान के साथ ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पर जापानी बैंकों ने बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन दिए हुए थे। यहाँ तक एक टाइम पीरियड में वहां पर लोन लेना इतना आसान था कि बैंक लोन लेने वालों से यह भी नहीं पूछते थे कि आप इस लोन का करोगे क्या। इस वजह से बैंक भी कोलैप्स कर गए, जिससे जापानी इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा। असल में जापानीज बैंक ने ऐसी कंपनी को लोन दिया हुआ था जो बहुत पहले से बैंक करप्ट हो चुकी थी, लेकिन बैंक ने उनकी छानबीन के बिना ही उन्हें लोन दे दिया, जिसका नतीजा जापानी सरकार को उठाना पड़ा। अब जापान की पूरी मार्केट बुरी तरह से गिर गई, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एशियाई टाइगर कहे जाने वाले जापान को सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा। और यही नहीं, जो देश यहाँ अपने प्लांट्स लगाने को बेसब्र थे, वो अब यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे। पर सोचने वाली बात है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो हर देश में आते ही रहते हैं, जैसे कि अमेरिका भी महामंदी से अफेक्टेड हुआ था और भारत ने भी जब एलपीजी रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया तो हम भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा? एक्चुअली में इसका जवाब जापान के हायरिंग प्रोसेस में छुपा हुआ है। असल में 1990 में जापान में मौजूद सभी कंपनियों ने 13 साल के लिए हायरिंग बंद कर दी थी,
जिसकी वजह से 1990 में ग्रेजुएट हुए लोगों को 13 साल तक जॉब ही नहीं मिल पाई, जिससे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनियों ने हायरिंग बंद कर क्यों दी थी? क्या उन्हें बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं पड़ी, या जापान में मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई थी? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, पर वजह हम आगे बताएंगे। और चलो माना प्राइवेट सेक्टर ने हायरिंग बंद कर दी थी, तो फिर गवर्नमेंट ने जॉब प्रोवाइड क्यों नहीं कराई? तो हम आपको बता दें कि असल में जापान में ज्यादातर जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर की ही है, और जापान के कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेने का तरीका बहुत ही अलग और यूनिक है, जिसे शुकात्सु या जॉब हंटिंग कहा जाता है। असल में जापान में कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाने वाली हर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को इससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि जापान में हर यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से कंपनियां हर साल नए और फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं। यह प्रक्रिया काफी टफ होता है। इसमें हर एक स्टूडेंट को कई सारे इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करने वाले इंसान को ही जॉब मिलती है। मगर ये जॉब लाइफ टाइम होती है। जॉब देने के मामले में जापान काफी रिजिड यानी कि कठोर नेचर का है। असल में यहाँ पर जब एक इंसान किसी कंपनी में जॉब लेता है तो फिर वह दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकता। कंपनी में चाहे जो भी हो उसे बात माननी ही पड़ती है। वैसे ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन यह एक परंपरा सी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर जॉब स्विच करने वालों को कहीं जॉब मिलती ही नहीं है, और न ही उसे अच्छा लॉयल इंसान समझा जाता है। यहाँ पर एक बार जॉब मिलने पर उसे कोई छोड़ नहीं सकता, और अगर छोड़ भी दे तो उसे कहीं जॉब मिलती नहीं है। इस तरह इंसान को जापान में जॉब सिक्योरिटी तो मिल जाती है, मगर कंपनी के हर सही गलत डिसीजन को मानने के लिए वो बाध्य भी हो जाता है। हालांकि उसे यह डर नहीं रहता है कि उसे कभी कोई जॉब से निकाल देगा, मगर हर इंसान को पूरी जिंदगी एक ही जॉब के साथ गुजारनी पड़ती है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जापान में 1990 में भी जॉब हायरिंग का यही प्रोसेस था, और आज तक यही चल रहा है। और अगर आप जॉब हंटिंग के इस टफ प्रोसेस को फुलफिल ना कर पाओ तो समझ लेना चाहिए कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। जब 1991 में जापान का मार्केट कोलैप्स कर गया और इकोनॉमी एकदम से धरती में जा मिली, तो सभी कंपनियों ने 13 साल के लिए अपनी हायरिंग रोक दी। इस पीरियड को आइसेज ऑफ जापानीज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब 1991 में ग्रेजुएट होने वाले लोगों को 13 साल तक कोई जॉब नहीं मिली, और जब 13 साल बाद कंपनी की हायरिंग ओपन हुई तो इन लोगों की एज 40 साल तक हो चुकी थी। इसी वजह से कोई भी कंपनी उन्हें हायर करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जापानी कंपनियों की पॉलिसी रही है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं। जापानी कंपनियों की सब पॉलिसी की वजह से एक पूरी जनरेशन अनएम्प्लॉयड रह गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कोई थोड़े बहुत लोग नहीं थे, बल्कि करीब 2 लाख लोग थे जिन्हें कभी जॉब ही नहीं मिल पाई। आज इन्हीं लोगों को लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ने तो लो पेड जॉब्स पकड़ ली, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कोई जॉब नहीं की। वे सिर्फ घर में रहते और अपने पेरेंट्स के पैसे पर जिंदगी गुजारते। इन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा भर गई थी कि कई हजार लोगों ने तो अपनी जान देने तक की कोशिश की। अब इनमें से ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और मोस्टली लोग तो घर में ही रहते हैं, ना कहीं आते हैं ना जाते हैं। आज जापान के बारे में एक और बात कही जाती है कि धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या कम होती जा रही है, जिसकी वजह बहुत सारे लोगों का शादी ना करना है। असल में यह रीजन भी इस लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जिन 2 लाख लोगों को जॉब नहीं मिली थी उनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी शादी ही नहीं की, जिसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन पर इतना असर पड़ा है। ये लोग अभी भी जापान में मौजूद हैं, और जापान की सरकार इन्हें लेकर काफी चिंता में भी है। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट इन्हें अपने पैरों पर खड़े करने के प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी उनकी जिंदगी काफी लंबी है। जैसा कि आप जानते ही हो, जापान में एज काफी ज्यादा है, मगर फिलहाल जापानी गवर्नमेंट को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, जिसकी वजह वही रिजिड जॉब हायरिंग कल्चर है, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट को ही कंपनी हायर करती है, और फिर वे अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में गुजार देते हैं। वैसे यह लॉस्ट जनरेशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जॉब हंटिंग के उस खतरनाक प्रोसेस से काफी सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, तो वे भी हर साल इसी लॉस्ट जनरेशन में शामिल हो जाते हैं। पता नहीं कब तक सरकार इस मसले को हल कर पाएगी, और कब इस लॉस्ट जनरेशन को उनका हक मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापानी सरकार कभी भी अपनी इस जॉब हंटिंग प्रोसेस को बदलेगी? और क्या जापानी जनसंख्या कभी स्टेबल हो पाएगी, या वो रिपोर्ट सच साबित हो जाएगी जिसमें कहा गया है कि 2100 तक जापान की जनसंख्या हाफ रह जाएगी? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।